सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना आज के स्पेशल एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले होमीज प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान की बॉडी में यहाँ पे वही डिमोनिक सेंट आ चुके थे और यहाँ वो इस डिमोनिक लोटस फ्लेम को पूरी तरीके से सप्रेस करते हुए यहाँ पे उसे ट्रैप कर देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली मुझे डिमोनिक लोटस सेंट थे वो भी चले जाते हैं और साथ ही यहाँ पर जो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस की जो कॉन्शियसनेस थी, उसकी पावर थी, उसे भी पूरी तरीके से ये लेके चले जाते हैं और पीछे रह जाता है तो बस प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान और जो शूनर है दोनों यहाँ पे फंस चुके थे क्योंकि इस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया था और जब तक ये इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते वो यहाँ से ब्रेक थ्रू करके नहीं जा सकते। शाओयान इसी जगह पर इस फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें उसे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। तो यहाँ पे शूनर उसकी मदद करने के लिए उसमें उसका साथ देने के लिए बैठ जाती है, जिसके चलते शाओयान के बॉडी के ऊपर जो पेन इस वक्त उसे फील हो रहा था अब दोनों मिलकर इसे शेयर करने लगते हैं। वैसे ही काफी लंबे वक्त तक ये दोनों इस प्रोसेस को एक साथ अंजाम देते हैं और तभी वो जो लोटस था जिसके बीच में ये बैठे थे, ये जो लोटस के पेटल्स थे ना, ये इन दोनों को अपने अंदर पूरी तरीके से क्लोज कर लेता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे सभी एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर एक मिस्टीरियस सी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर यहाँ पे तेज रेतीली आंधी चल रही थी और तभी यहाँ पे हमें याओ क्लैन के वही एल्डर को दिखाया जाता है। साथ ही यहाँ पर बाकी के जो एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स थे जो कि असल में उसी फ्लेम की तलाश में आए थे और प्योर डिमोनिक लोटस सेंट के जरिए से बनाए गए उस पोर्टल के जरिए से ये लोग वहाँ से भाग के निकल पड़े थे और जिसके बाद ये लोग यही मिस्टीरियस सी जगह पर आके टेलीपोर्ट हो गए थे। अब तभी सबके सब एक जगह पे एकजुट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर हम है तो है कहाँ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो याओ क्लैन का ये एल्डर था ना, जैसे ही वो सामने एक बहुत बड़े से साम्राज्य जैसी चीज को देखता है तो वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि हम इस वक्त इतने टाइम बाद स्टोन क्लैन को देख पा रहे हैं। अब जैसे सभी लोग स्टोन क्लैन का नाम सुनते हैं तो सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। सारे के सारे एल्डर्स कहने लगते हैं कि क्या ये वाकई में स्टोन क्लैन है। यहाँ पे सबके सब हैरान थे और यहाँ बाकी लोग यही कह रहे थे कि एक बात बताओ, इनके तो सारे मेंबर समेत ये पूरी तरीके से गायब हो गया था काफी साल पहले, जिसपे वो कहता है कि नहीं ये शायद हाल ही की बात है। अब तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि स्प्लिट क्लैन के साथ हुआ था और बस 10 साल के अंदर ही दो ऐसे एंशिएंट क्लैन का बिना किसी सबूत के डिसअपीयर हो जाना बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। तभी यहाँ पे दूसरा एल्डर कहता है कि बात तुम्हारी सही है, एक के साथ इत्तेफाक हो सकता है लेकिन दूसरा ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे क्लैन के एल्डर कहने लगते हैं कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ तुम लोग भी वही सोच रहे हो तो तुम समझ ही गए होगे कि ये जो मैटर है ये कोई आम मैटर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है और सारे के सारे एंशिएंट क्लैन को इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना होगा। जिस पे बाकी सारे लोग भी कहते हैं कि हाँ, हमें जल्द से जल्द हमारे क्लैन के पास लौट कर उन्हें इन्फॉर्म करना ही होगा, हम ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते। अब तभी यहाँ पे याओ क्लैन का लीडर कहने लगता है कि मुझे डर है कि शायद हम तीनों एंशिएंट क्लैन के लोग मिलकर इस एक चुनौती का सामना नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है हमें बाकी के एंशिएंट क्लैन्स को भी इसमें शामिल करना ही होगा। तभी वो यहाँ पर अपने पास से 2 स्क्रोल्स को निकालते साथ ही इन्हें दे देता है। कहने लगता है कि अपने अपने मैसेंजर्स के जरिए से बाकी के क्लैन के लोगों तक हमें ये बात पहुंचानी होगी, स्पेशली उनके लीडर्स तक। और हाँ, और जैसे ही उनके लीडर्स को ये मैसेज मिल जाएगा तो मैं और मेरा पूरा का पूरा याओ क्लैन है उन सभी का हमारे रेलम यानी कि हमारी टेरिटरी में इंतजार करेंगे और वहीं पर इसके ऊपर बातचीत होगी। और ये बात मैं काफी सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूँ। अब यहाँ पर वो इन सभी को इन्विटेशन तो दे देता है, जिसके बाद ये 2 क्लैन के जो एल्डर्स थे ये इस मैसेज को पाते साथ ही यहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें गो क्लैन के मेल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे एल्डर्स मौजूद थे, इंक्लूडिंग हमारे जो एल्डर गो नानहाई है वो भी मौजूद थे और बाकी के एल्डर्स भी। अभी यहाँ पे सभी लोग यही बात कर रहे थे कि जब स्टोन क्लैन डिसअपीयर हुआ यानी कि कम्प्लीटली यहाँ से वैनिश हो गया था तो उससे पहले इन लोगों ने काफी सारे जो स्पेशल ब्लॉकेज थे उनका सामना किया था और ऐसा होते होते ही अचानक से एक दिन पूरा का पूरा क्लैन, यहाँ तक कि इन क्लैन के अंदर जितने भी लोग थे एक साथ पूरी की पूरी टेरिटरी को लेकर ये लोग वैनिश हो जाते हैं और ये ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे इनका कभी कोई यहाँ पे नामो निशान ही नहीं था। यहाँ तक कि इनके आसपास की टेरिटोरियल लैंड थी ना, वहाँ पर भी इनके नामो निशान नहीं मिल पाते। यहाँ पर ये लोग मैप के ऊपर हर एक क्लैन की लोकेशन को देखकर ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ जो एल्डर गो नानहाई है वो बताने लगते हैं कि हाँ, और ऐसा ही बिल्कुल जो स्प्लिट क्लैन है उसके साथ भी हुआ था। रातों रात इनका भी सुपड़ा साफ हो जाता है, इनका भी नामो निशान नहीं मिलता और बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टोन क्लैन गायब हुआ वैसे ये भी गायब हो जाते हैं। तभी यहाँ शूनर के जो फादर है पूछने लगते हैं कि मुझे ये बता अब तक इनका कोई नामो निशान मिला। अब यहाँ पे ये बात आगे कंटिन्यू कर ही पाते, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर किंग यान आ जाता है और वो आते साथ ही यहाँ पे याओ क्लैन समेत बाकी क्लैन के वही ऑर्डर को इन तक पहुँचा देता है और बताने लगता है कि इन लोगों ने हमें इन्वाइट किया है और इन लोगों ने ऑफिशियली अपने 3 क्लैन अलायंस को भी फॉर्म कर लिया है। अब यहाँ पे 3 एंशिएंट क्लैन के अलायंस का सुनते साथ ही ना
ये लोग भी हैरान हो जाते हैं और सभी आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 3 एंशिएंट क्लैंस ने आपस में हाथ मिला लिया और एक अलायंस को फॉर्म किया, पर न जाने ऐसी कौन सी बात आ गई होगी कि इन लोगों ने हाथ मिला लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंडर गूथ है वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या हमारे गू क्लैन को कोई ऐसी इन्विटेशन मिली है अलायंस से रिलेटेड, या फिर किसी ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की? जिस पे ब्रदर किंग यान बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें तो आज ही इनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में पता चला है। ये सुनकर तो सबके और ज्यादा होश हो जाते कि गू क्लैन, जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन कहा जाता है इन एंशिएंट क्लैंस में से, यहाँ पर उसे ही किसी ने अप्रोच नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि शूनर के फादर यानी कि क्लैन एल्डर खुद इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे। इन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन ये फिर भी खामोश रहते हैं। अब तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ आपस में लोग यही बात कर रहे थे कि जो गू क्लैन है और जो सोल क्लैन है, इन दोनों को ही लोगों ने जैसे पूरी तरीके से नकार दिया हो, यहाँ तक कि उन तक को भी पूछा नहीं गया, जिससे तो यही साबित होता है कि उनकी नजरों में हम दोनों में से ही कोई मेन कल्प्रिट है। तभी यहाँ पे जो दूसरे एल्डर थे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई, क्या ये भूल गए कि वक्त रहते हमने इनकी कितनी ज्यादा मदद की है। हमारा गू क्लैन हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा आता हुआ नजर आया है, हमने हमेशा सही का साथ दिया है, तो आखिर ये लोग हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि ये सोल क्लैन से हमारी तुलना कर रहे हैं उन जैसे लोगों से जो कि हमेशा लोगों के पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, उनसे ये लोग हमारी तुलना कर रहे हैं। अब तभी यहाँ पे सभी की बोलती बंद हो चुकी थी। इस दौरान एक और एल्डर कहता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा स्पिरिट क्लैन और जो स्टोन क्लैन है इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ये काम तो हमने बिल्कुल भी नहीं किया और ना ही ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सकता है कि हमने इनके साथ कुछ भी किया हो। इस दौरान यहाँ पे एल्डर को कुछ समझ नहीं आता है, तो तभी यहाँ पे वो जो ब्रदर किंग यान है उससे पूछने लगता है कि एक बात बताओ, जब तुम अपने सफर पे गए थे एंशिएंट रियलम में तो तब तुमने कुछ मिस्टीरियस सा फील किया या फिर कुछ ऐसी चीज सोल क्लैन के हवाले से जो कि तुम्हें सस्पिशियस लगा हो, क्या तुम बता सकते हो? जिस पे वो बताने लगता है कि मैंने ऑलरेडी एल्डर्स को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। जब स्पिरिट क्लैन पहली बार वैनिश हुआ ना, या फिर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले जब स्पिरिट क्लैन वैनिश हुआ तो मैं और मेरे जो बाकी के क्लैन के जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे ना, मैंने सभी को एक साथ करके एक टीम बनाई और निकल पड़ा सीधा सोल रियलम की तरफ, ताकि मैं इनके हरकत इनके मूवमेंट पर नजर रख पाऊँ। और मैंने इन्हें काफी वक्त तक मॉनिटर किया और अलग अलग एंगल से हमने इन पर नजर रखा, लेकिन जितने भी रिपोर्ट सामने आई उसमें यही पता चलता है कि इन लोगों ने कोई भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट नहीं की कि जिसके चलते हम इन्हें शक के घेरे में ले, और एल्डर्स ने भी फिर हमें हमारे दूसरे काम में लगा दिया। अब ये सारी बात जब क्लैन लीडर सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं सारी बात समझ चुका हूँ। अब जबकि ये मामला इस हद तक आ चुका है तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर फालतू के हमें ऐसे बहसबाजी और अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बात करने से कुछ भी नहीं बनने वाला, हमें एक्शन लेना होगा। और फिलहाल एक एंशिएंट क्लैन होने के नाते हमें हमारी पोजीशन को मेंटेन करना होगा, हमें और ज्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि खतरा चाहे कोई भी हो हम पूरी परिस्थिति के लिए हमेशा तत्पर उपस्थित रहें। ये कहते हुए वो सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ जाके खुद को स्ट्रेंथन करो और सारे के सारे डिसाइपल्स और जितने भी लोग हैं ना उन सभी तक मेरा मैसेज पहुंचा दो और उनसे कहो कि जी जान से मेहनत करके अपनी ताकत को एनहेंस करे और हमारे क्लैन की जो सिक्योरिटी है इसे और ज्यादा दुगना कर दो। अब ये सुनना ही था कि तभी सभी लोग उन्हें हाँ में जवाब देते हैं और सभी को वो यहाँ से जहाँ पे क्लैन लीडर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोल क्लैन का इसमें हाथ कैसे नहीं हो सकता है, वो अभी भी सोच में था कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें यहाँ पे सोल क्लैन के अंदर का जो सोल हॉल है उसका सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हुन मेई शेंग की हंसी। भाई साहब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ठहाके लगाते हुए कहने लगता है कि पता नहीं मैं इन लोगों का क्या करूँ, कभी कभी मन होता है कि मेरे अंदर जितनी हेटरेट है ना मैं सब के सब इन क्लैंस के ऊपर उतार दूं और सबको मिटा के रख दूं। इस दौरान यहाँ पर वो अपने लोगों पे गुस्सा उतारता है, कहने लगता है कि तुम लोगों ने अपना काम ढंग से नहीं किया। ये कहते हुए वो इन्हें फटकार लगाते हुए यहाँ से जाने देता है। तभी यहाँ पे एक स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोल क्लैन का एक ग्रेट एल्डर यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम हुन क्यानमू है और जो कि इस वक्त दाओ शेंग के 6 स्टार पे है। और यहाँ इसके फेस का जो एक्सप्रेशन था उसे देखते साथ ही यहाँ पे हुन मेई शेंग को कुछ समझ नहीं आता और तभी वो उसे कहने लगता है कि हुन क्यानमू आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब तभी यहाँ पे वो अपना टोन और ज्यादा हैवी करता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ऐसा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि तुमने एक और बहुत बड़ी हार का सामना किया है। ये सुनना ही था कि तभी हुन मेई शेंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एंडर क्यानमू विजिट करने के लिए आ रहा है। अगर पता होता तो मैं तुम्हारी शान में ना काफी सारी चीजें तैयार करवाता। और खैर मुझे तो ख्याल आया कि तुम्हें तो बिन बुलाए आने की आदत है ना? ये कहते हुए वो यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट भी देता है और पीछे से उसे रोस्ट भी करता है और कहता है कि खैर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं एल्डर को यहाँ पे ग्रीट करने के लिए अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर क्यानमू है ना वो थोड़ा हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरने वाली, पर खैर पहले तो तुमने उस प्योर लोटस डीमन फायर को अपने हाथों से पूरी तरीके से गवा दिया और जरा अपनी हालत देखो, तुम्हें लगातार एक के बाद एक हार पे हार मिल रही है लेकिन फिर भी तुम्हारा टोन नहीं सुधर रहा। लेकिन तुम्हारी ये जो हार है ना ये तियानवो अलायंस को और ज्यादा बढ़ चढ़ के बढ़ने
करने का मौका दे रही है और ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना ही तुम्हारे लिए खतरा बढ़ता जाएगा। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जब से तुमने कमांड संभाली है ना, तब से सोल हॉल की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। ये सुन नहीं था कि तभी यहाँ पे हुन शेंग कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं क्लैन के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा? और न जाने मुझे कुछ दिनों से ये लग भी रहा है कि क्लैन के अंदर कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं, कुछ ऐसे मुंह बन चुके हैं जो कि मेरे खिलाफ बोलने लगे। और शायद ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो हमारे लॉर्ड है ना, वो इस वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है। अगर वो यहाँ मौजूद होते तो उनकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं होती उनके फैसले के खिलाफ मुंह खोलने की। साथ ही जिन लोगों की चलते इतनी हार पे हार हमें देखने को मिल रही है, वो उनकी नकेल भी बहुत अच्छे से कस देते, फिर तुम्हारी बोलती भी बंद हो जाती। जो तुम ज्ञान यहाँ मुझे दे रहे हो ये भी शायद तब तुम मुझे नहीं दे पाते। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर ना वो थोड़ा हंसता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम करने के लिए नहीं आया, ना ही मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया हूँ क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे रिपोर्ट्स मिले हैं उस सील्ड डीमन फायर डेजर्ट के बारे में। वो जो सील्ड डीमन फायर है उसके यहाँ पर वापस से निशानात मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिव है इस वक्त। अब यहाँ पे जैसे डीमन फायर डेजर्ट का नाम वो सुनता है ना, तो यहाँ हुन शेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या शाओयान, क्या वो सच में जिंदा है? जिस पे वो एल्डर बताने लगता है कि यही तो तुम्हें पता लगाना है, अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हारे पास आता, लेकिन ये बस एक बहुत ही मामूली सी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो बच गया और इसके बचने का बस एक ही रास्ता हो सकता है। और तुम जानते हो क्या? यहाँ भी ये सुनना था कि हुन शेंग के होश उड़ चुके थे और वो कहने लगता है कि वहाँ से सिर्फ वही निकल सकते हैं जिन्होंने की प्योर लोटस डीमन फायर को पूरी तरीके से रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर लिया हो, फिर उन्होंने उसे अपना बना लिया हो। ये कहना ही था कि तभी वो खुद भी समझ जाता है कि उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और इस वक्त इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी यहाँ पे एल्डर इसकी तरफ रुख मोड़ते हुए कहने लगता है कि हाँ, शायद तुम समझ गए हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ और मेरी चिंता का कारण क्या है। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है कि तुमने हमारे सबसे बड़े दुश्मन के हाथों में एक बहुत बड़े वेपन को ऐसे ही छोड़ दिया और अगर वो वापस आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। कहते हुए वो अपने दोनों फिंगर से अपने फोरहेड को टच करता है और यहाँ पर अपनी फ्लेम को बाहर निकालते साथ ही कहने लगता है कि मुझे क्लैन ने इसे अपने साथ लाने को कहा है। और तभी वो उसे देते हुए कहने लगता है कि इससे पहले कि शाओयान वापस आए हमें हर हाल में स्काई मेंशन अलायंस को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। ये कहते साथ ही वो उस फ्लेम को सीधा उसकी तरफ थ्रू कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये जो पर्पल फ्लेम था ये सीधा इसके फोरहेड के जरिए से इसके बॉडी में समा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुन शेंग की पावर जो है वो रैपिडली इंक्रीज होने लगती है, उसे पहले से और ज्यादा स्ट्रेंथ फील होता है। और तभी यहाँ पे जो एल्डर था वो हंसते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ इससे तुम्हारा काम हो जाएगा और हाँ, उसका खेल बहुत ही अच्छे से खत्म करना। जिसपे हुन शेंग यहाँ पे काफी कूल वे में कहता है कि चिंता मत करो, अब इस मैटर को तुम मेरे हवाले छोड़ दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों ओर लोग तैनात हो चुके थे। और तभी मास्टर याओ लाओ यहाँ पे बताने लगते हैं कि बीते एक साल के अंदर काफी कुछ बदल चुका है। बीते एक साल में हॉल ऑफ सोल के साथ हमारा मुकाबला आज भी चलता आ रहा है और वॉर ऐसे ही कंटिन्यू चल रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे जो लोग हैं, साथ ही जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, वो भी कॉम्बैट में। और इनकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है ये पहले से ज्यादा काफी अच्छी तरीके से इनहेंस भी हो चुकी है। अब ये सारी बातें सुनकर मास्टर फेंग दोनों ही काफी अच्छा फील कर रहे थे और इन्हें भी अपने लोगों पे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। पर तभी यहाँ पर एक ह्यूज सा एनर्जी वेव निकलता है जो कि पर्पल कलर का था और ये लाइट सीधा आसमानों से जा टकराती है। और तभी हमें यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसने की बेसिकली क्लोज डोर कल्टीवेशन में अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो 1 स्टार दाओशिंग पे ब्रेक थ्रू करके अपने न्यू लुक में आ चुकी थी। और यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर ना पहले से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, चारों ही तरफ ये अपनी ऑरा को रिलीज कर रही थी। और इसी के साथ यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर फेंग बताने लगते हैं कि अब तो हमारे स्काई मेंशन अलायंस के पास एक और पावरफुल दाओशिंग आ चुका है। मास्टर याओ लाओ काफी प्राउड फील कर रहे थे और ये जो सोल फ्लक्चुएशन हो रहा था ना वो काफी ज्यादा इंटेंस था। इसे देखकर वो समझ चुके थे कि जो डेमोनिक सेंट का एसेंस ब्लड है उसने जरूर से इसकी बहुत हेल्प की होगी दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। तभी यहाँ हमें वापस लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने में लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ मास्टर याओ लाओ और जो मास्टर फेंग है दोनों ऊपर की ओर जाते हुए बात कर रहे थे कि जो डीमन फ्लेम रियलम की एक्टिविटी है इसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं चला, पर जियान है उसने अपने कुछ मैसेंजर्स को कुछ दिन पहले वहाँ पे भेजा था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके पास जो ड्रैगन सील है उसमें भी अभी कोई भी चेंजेस नहीं आया है, जिसका मतलब ये है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मास्टर याओ लाओ जो कि शाओयान को अपने बेटे की तरह मानते हैं, उन्हें फिर भी काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। और क्योंकि ड्रैगन सील भी बिल्कुल सही सलामत है, जिसका मतलब ये है कि शाओयान ठीक है, तो इसे सुनकर ना उन्हें काफी राहत फील होता है। तभी मास्टर याओ लाओ को कुछ अजीब सा फील होता है और यहाँ हम देखते कि काले काले बादल यहाँ मंडराने लगते हैं और ये हॉल ऑफ सोल्स है। और जिसकी ऑरा को फील करते साथ ही यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे और यहाँ सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हॉल ऑफ सोल इस वक्त यहाँ क्या करने आया है। यहाँ पे स्काई मेंशन अलायंस के जितने भी लोग यहाँ मौजूद है सब के सब आ जाते हैं आगे, चाहे वो फ्लेम एंड सिस्टर हो, मास्टर याओ लाओ हो या फिर बाकी के अदर मेंबर्स हो। लेकिन मास्टर याओ लाओ के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ
यहाँ पर कोई अटैक करने तो नहीं आया होगा। पर तभी यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का इन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें इन्होंने कहा था कि आज से ठीक 3 दिन बाद एक डेथ मैच होगा, वो भी पीक ऑफ द फॉलन में, और जो कि स्काई मैंशन अलायंस के साथ होगा। अब ये क्लियरली एक वॉर का डिक्लेरेशन था जिसे देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो समझ चुके थे कि ऑफिशियली वॉर छिड़ चुकी है। अब यहाँ पे एक डेथ मैच और पीक ऑफ द फॉलन, ये सुनते साथ ही ना मास्टर जो फेंग थे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और याओ लाओ से कहने लगते हैं कि इतनी जल्दी आखिर ये लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। कि तभी यहाँ पे मास्टर याओ लाओ कहने लगते हैं कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन जरूर होगा। अगले ही पल ये सारे जो फॉग थे ये हट जाते हैं, साथ ही वो काले बादल भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिल टावर के जो एल्डर हैं वो कहने लगते हैं कि हुन क्लैन का सपोर्ट शायद इन्हें मिल चुका होगा। पर सभी यहाँ पे फायर एंसेस्टर जो कि 2 स्टार दाओशिन पे पहुंच चुके, वो कहने लगते हैं कि पर अगर ऐसा सच में है तो भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोई भी क्रूशियल मोमेंट नहीं आया, तो हुन क्लैन ऐसे डायरेक्टली इनका हेल्प क्यों करेगा। वैसे भी अभी ऐसा कोई रीजन मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे जो फ्लावर सेक्टर की लीडर है वो कहने लगती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनकी कोई टैक्टिक हो, ताकि बस कैसे भी करके ये हमारा ध्यान बटा पाए और इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका मेन टारगेट हेडक्वार्टर हो। यहाँ पे यहाँ लोग समझ चुके थे कि रीजन चाहे जो हो, एक बहुत बड़ी बैटल तो होने ही वाली है, फिर चाहे वो हेडक्वार्टर में हो या फिर कहीं और ही क्यों ना हो। तभी यहाँ पे मास्टर फ्रैंक वो कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द सारे के सारे स्काउट्स और जितने भी इंटेलिजेंस है उन सभी को एक जगह पे गैदर करो, साथ ही जो डिमोनिक फ्लेम डेजर्ट है वहाँ पर भी अपनी निगरानी बनाए रखो और हमें चाहे जो हो जाए अलायंस को हर हाल में शाओयान के लौटने तक सब कुछ होल्ड करके रखना है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर उसी डिमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोटस जो कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले शूनर और शाओयान को अपने अंदर समेटते हुए पूरी तरीके से क्लोज हो चुका था, धीरे धीरे करके इसके जो पेटल्स थे वो एक एक करके ब्लूम होने लगते हैं। और तभी यहाँ पर हमें जो 5 कलर्ड फ्लेम है वो दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल से बॉल का शेप ले चुका था और धीरे धीरे अब इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ चुकी थी कि ये क्रैक करने लगता है और अगले ही पल इसके अंदर से एक टेरिफाइंग सी एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और इसी के साथ ये जो लोटस था ना ये पूरी तरीके से यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और इस एनर्जी के अंदर हमें यहाँ पे शाओयान और शूनर नजर आते हैं। यहाँ पे शाओयान का लुक थोड़ा सा ही चेंज हुआ था, लेकिन शूनर इतना टाइम बाद शूनर का ये लुक ना बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। उसका जो ड्रेस था वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और इसमें ये पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। और इसी के साथ गाइस ये ऑफिशियल भी हो जाता है कि शूनर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो 4 स्टार दाओशिन पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है। इसके बाद हमें शाओयान को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसने भी अब 5 स्टार दाओशिन पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और शाओयान की आंखों में ही प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की पावर को देखा जा सकता था और शाओयान देख के हैरान था कि वो बिल्कुल सही सलामत है। तभी वो शूनर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारे बिना ये कभी भी मुमकिन नहीं था, मैं कभी भी इस डीमन फ्लेम को अपने दम पर तो कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकता था और अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो शायद ये डिमोनिक फ्लेम मुझे ही डिवोर कर जाती। जिस शूनर कहती है कि इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी, तो भला मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन में कैसे देख सकती थी। और जरा देखो मुझे भी तो इससे फायदा हुआ है ना। यहाँ पे शाओयान भी नोटिस कर लेता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और यहाँ उसकी कमाल के लुक को देखकर शाओयान भी उसे देखकर खो जाता है। तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने इसे पूरी तरीके से रिफाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मेरे बॉडी के अंदर फ्यूज्ड हेवनली फ्लेम है क्या मेरी कल्टीवेशन लेवल की तरह वो भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। ये कहते साथ वो हैंड साइन बनाते साथ ही अराइज कहता है, लेकिन अचानक से यहाँ पे बस फ्लेम का एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और शाओयान जैसे खुद का पूरा कंट्रोल खो चुका था। यहाँ पे ये देखकर शूनर भी हैरान थी और वो कहती है कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पे शाओयान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। शाओयान अटकती हुई आवाज में कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो हेवनली फ्लेम था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। यहाँ पे शाओयान अपनी 5 रिंग फ्लेम टेक्निक को भी यूज करता है, हैंड साइन बनाता है, लेकिन फिर से सेम एनर्जी का छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जो देखकर शाओयान भी हैरान था। तभी वो वापस से अपने हैंड साइन को बनाते हुए एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, पर यहाँ सेम वैसी चीज बार बार रिपीट होती है। लिटरली यहाँ पे शाओयान का चेहरा देखने लायक था, उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसके पास यही इसकी ताकत है जिस पर उसने सबसे ज्यादा काम किया है और आज वो इसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो अपनी बॉडी से इसे डिसअपियर होता हुआ फील कर पाता है। ये बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है, पर तभी इसकी बॉडी के अंदर वो जो हेवनली फ्लेम्स है वो अचानक से सर्ज होती है जिसके चलते से पेन भी होता है। शूनर उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर तभी शाओयान कहता है कि शूनर उससे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते तुम इंजर्ड हो जाओ। शाओयान इससे और दूर चला जाता है। शूनर को भी उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है और तभी शाओयान दर्द के मारे छटपटाते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके बॉडी के अंदर से वो जो 5 कलर्ड फ्लेम्स थे वो एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं और अचानक से शाओयान दर्द के मारे चिल्ला उठता है और सब कुछ यहाँ पे शांत हो चुका था। शूनर उसे जाके संभालती है और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ये जो फ्लेम्स है ये आपस में जाके गैदर होने लगते हैं। शाओयान और शूनर ये नजारा देखे जा रहे थे और तभी ये जो फ्लेम्स थी ना ये आपस में कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा छोटे से एक एनर्जी बॉल में ये कंडेंस हो चुके थे और तभी एक ह्यूज से इम्पैक्ट के चलते एक एनर्जी एक्सप्लोजन होता है और तभी
इसके बीच में हम एक नन्हे सोल को देख पाते हैं जो कि चारों तरफ से हेवनली फ्लेम से कवर था और जो कि किसी छोटे से नन्हे से बच्चे जैसा दिख रहा था। शूनर और शाओयान दोनों ही उसे देखा जा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है और ये हुआ कब। और तभी यहाँ पर वो क्यूट सा बेबी इनके सामने आ जाता है। जैसा देखकर तो शाओयान शॉक्ड हो चुका था और तभी ये क्यूट सा बेबी ना यहाँ पे अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देता है जैसे कि अभी अभी नींद से उठ रहा हो। बहुत ही क्यूट वे में अपने नन्हे नन्हे हाथों से ना अपने आंखों को ऐसे मसलना शुरू कर देता है, जो देखकर शूनर भी काफी ज्यादा हैरानी के साथ शाओयान से कहती है कि शाओयान ये क्या है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बच्चा जिसका नाम लिटिल यी है वो यहाँ पर शाओयान और शूनर को पहले एक टक घूर के देखता है, जिसके बाद जैसे शाओयान को बच्चा सा देखता है तो इमीडिएटली उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे हक करने के लिए पड़ता है। ये देखकर शाओयान उसे अपने दोनों हाथों से थाम लेता है और अपने से दूर करने लगता है और जैसे ही शाओयान इसे टच करता है उसकी बॉडी से हेवनली फ्लेम्स निकलने लगती है। शाओयान देख के हैरान था और यहाँ पर लिटिल यी शाओयान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसका नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तोतली जुबान जिससे बस वो अपनी क्यूट सी आवाज ही निकाल पाता है। तभी शाओयान फील करता है और कहता है कि इसके साथ ना मेरा कोई स्ट्रेंज लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तभी शाओयान उससे पूछता है कि एक बात बताओ आखिर तुम हो कौन। ये सुन नहीं था कि तभी हम देखते कि लिटिल यू को काफी बुरा लगता है और वो मुंह बना के वहीं पे बैठ जाता है जैसे कि वो कह रहा हो कि अच्छा तो तुमने मुझे नहीं पहचाना, जाओ मैं नहीं बताने वाली। लेकिन शूनर यह फील कर लेती है कि इसके अंदर से मुझे काफी अमाउंट में हेवनली फ्लेम की ऑरा मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे जो फ्यूज्ड फ्लेम थे ना तुम्हारी बॉडी के अंदर उनके जरिए से एक न्यू फ्लेम पैदा हुआ। यहाँ पे शूनर का जवाब सुनते साथ ही लिटिल यी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने हाथ पैर हिलाते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल इसने सही कहा। शूनर बताती है कि इसके अंदर से मुझे गोल्ड एम्परर हेवनली फ्लेम की ऑरा भी काफी ज्यादा मिल रही है। शाओयान को कुछ समझ आता है, वो कहने लगता है कि जब हम उस वक्त उस फ्लेम को रिफाइन कर रहे थे तो तब तुम्हारी जो फ्लेम हो रहा है उसने भी मेरी मदद की थी, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी फ्लेम भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी और शायद मेरे ख्याल से इसके ओरिजिन का कुछ ज्यादातर हिस्सा मेरी बॉडी के साथ मर्ज हो गया, जिसके चलते आज हम इसे देख पा रहे हैं। ये सुनकर यहाँ पे शूनर से बताती है कि एक बार मेरे फादर ने मुझे कहा था कि बहुत कम ही ऐसे फ्लेम होते हैं जो कि रिफाइन होने के बाद अपना एक फॉर्म ले सकते हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ और जो मैं सोच रही वो सही है तो मेरे ख्याल से जिसे हम देख पा रहे हैं ये असल में वो फायर स्पिरिट है जो कि तुम्हारी न्यू फ्लेम से बनी है। अभी शाओयान शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि अगर मेरी हेवनली फ्लेम ने इसका फॉर्म ले लिया है तो एक बात बताओ मैं मेरे एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम्स को आखिर कैसे यूज कर पाऊंगा और ऐसी मेरी बाकी के टेक्निक्स को भी जिनके लिए मुझे हेवनली फ्लेम्स की जरूरत पड़ती है। अब ये समझ नहीं था कि तभी लिटिल ये एक्साइटेड होते साथ ही बड़बड़ाना शुरू कर देता है और अपनी तोतली जुबान में कुछ कहता है और यहाँ तभी वो अपने प्यारे प्यारे हाथों को फैलाता है जिनसे हेवनली फ्लेम काफी इंटेंस अमाउंट में निकलती है और पलक झपकते ही उसने शाओयान और शूनर के सामने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को क्रिएट कर लिया था जिसका साइज काफी ज्यादा मैसिव था। यहाँ पे उसने इतनी जल्दी कास्ट किया था कि शाओयान भी देख के हैरान था, जो देखकर शूनर स्माइल करती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इस नन्हे स्पिरिट ने तो तुम्हारी जो दाव टेक्निक है उसे भी सीख लिया है। पर यहाँ पे लिटिल ली की स्माइल ही बता रही थी कि अभी तो इनके होश उड़ने बाकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने सारी हेवनली फ्लेम्स को गैदर करना शुरू कर देता है। तभी अपने दोनों हाथों को जैसे ही रब करता है जैसे एक इम्पैक्ट रिलीज होता है, जो फील करते साथ ही शूनर और शाओयान दोनों हैरान थे कि आखिर ये अब कर क्या रहा है। और अगली पल जैसे ही वो अपने हाथों को रिलीज करता है ना तो उसके अंदर से एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे जो एंग्री बुद्धा लोटस थे वो निकलने लगते हैं और बस निकलते ही जाते हैं। अब शाओयान जब काउंटिंग करता है तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 10 एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम्स को इसने बस कुछ ही सेकंड में बना दिया था। ये देखते साथ ही शाओयान भी क्या उठता है कि मैं भी एक साथ इतने सारे एंग्री बुद्धा लोटस को तो कभी नहीं बना सकता। तभी हम देखते हैं कि इनके बीच में जो लिटिल ये था वो लगातार इन्हें कंट्रोल कर रहा था। तभी शाओयान के दिमाग में एक शॉकिंग सी बात आती है और वो कहने लगता है कि अगर वो इन सभी को आपस में फ्यूज करके उस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को फ्यूज कर पाए तो बस फिर क्या। यहाँ पे शाओयान का ये सोचना ही था कि तभी हम देखते हैं कि जो लिटिल ये था ना इसके फोरहेड पर बना ये जो लोटस मार्क था ये अचानक से ग्लो करता है और जिसके चलते यहाँ पे लिटिल ये को पता चल जाता है कि आखिर शाओयान क्या चाहता है। तो वो अपनी तोतली जुबान में कहने लगता है कि मैं समझ गया और फिर तभी यहाँ पे वो उन सभी को फ्यूज करना शुरू कर देता है और पलक झपकते ही यहाँ पर एक जायंट सा मैसिव लोटस बन के क्रिएट हो जाता है, जिसे देखते साथ ही शाओयान के भी होश उड़ चुके थे। अब शाओयान इसे देखते साथ ही बस इतना कहता है कि क्या इतना बड़ा एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस, जिसके बाद लिटिल ये अपना असली जलवा दिखाता है और बस हल्के से धक्का देने से ही यहाँ पे ये जायंट सा लोटस सीधा आसमानों से जा टकराता है, जिसकी ऑरा इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोटस पूरी तरीके से डिसअपीयर होता है यहाँ पे लिटिल ये शाओयान के पास आ जाता है। अब लिटिल ये को देखकर शाओयान उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वाकई में तुम छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। और फिर वो उसे काफी ज्यादा प्यार करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी में ना शक नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद शाओयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि बस मैंने एक बार सोचा और बस मेरे सिंगल थॉट से ही तुमने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, जिसका मतलब ये है कि आगे चलकर मैं तुम्हारे जरिए से मेरी जो स्ट्रेंथ है इसे और ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाऊंगा। यहाँ पे लिटिल ये भी उसके आसपास चक्कर काटते हुए अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस करता है। तभी यहाँ पे शूनर बताती है कि मानना पड़ेगा इसकी इंटेलिजेंस भी काफी कमाल की है।
है और लगता है कि जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ये और ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाएगा, तो क्यों ना हम इसे इसका एक नाम दें, जिसपे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और यहाँ पे तत्पराते हुए बस युवा युवा कहती है, जो देखकर शाओयान कहता है कि जब से हम इससे मिले हैं ये बार बार बस इसी चीज को रिपीट करता जा रहा है, तो क्यों ना आज से हम इसका नाम लिटिल यी रखें और इसे लिटिल यी कह के बुलाएंगे। अब यहाँ पे लिटिल यी सुनते साथ ही उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो गुस्सा आ जाता है और पलटते हुए बहुत ही क्यूट वे में शाओयान की तरफ देखने लगता है। जस्ट पे शाओयान कहता है कि लिटिल यी क्या हुआ, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? खैर छोड़ो, हम इस पे बाद में बात करेंगे, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए वो उसे अंदर जाने का ऑर्डर देता है और तभी लिटिल यी उसके बॉडी के अंदर समा जाता है। जिसके बाद शूनर उससे कहने लगती है कि क्या बात है, तुम तो बच्चों को काफी अच्छे से संभाल लेते हो। हाँ, जस्ट पे शाओयान कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, वैसे भी मुझे पता है कि हमारे लोग हमारी फिक्र में काफी ज्यादा परेशान होंगे। जिसपे शूनर भी कहती है कि हाँ, मैं काफी दिनों से घर से दूर हूँ, वो लोग भी काफी ज्यादा परेशान होंगे और मुझे मेरे फादर को भी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। इसी के साथ ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और शाओयान के एक इशारे से ही स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक बन जाता है और जिसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए ये जगह छोड़ के निकल जाते हैं। बट गाइस, हमने हमारे चैनल पर अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 को रिलीज कर दिया है और जिसके एनिमेशन और स्टोरी पहले से और ज्यादा कमाल की हो चुकी है। तो तुम में से जितने लोगों ने अभी तक अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 को नहीं देखा है और इंतजार में है, तो गाइस अपलोड हो चुका है, क्या कर रहे हो, जाके फटाफट से चेकआउट कर लो और जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, ट्रस्ट मी, तुम्हें इसकी एनिमेशन और स्टोरी देखकर ना मजा ही आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।